Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Wise Learners. Welcome back to another exciting video. और बोर नहीं करूँगी इंशाल्लाह आपको। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा आप लोगों ने अभी तक पढ़े मोशन, छोटे छोटे बच्चे थे आप लोगों ने पढ़ा मोशन इन एक्स डायरेक्शन। बॉल थ्रो की हमने ऊपर, बॉल नीचे ज़मीन से ऊपर गई और फिर वापस हमारे पास आ गई। हमने ये मोशन पढ़ा इन ओनली वाई डायरेक्शन, ठीक है। नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, कौन से डायरेक्शन में मोशन हुआ? वाई एक्सिस में हुआ। फिर यहाँ हमने पढ़ा कि हमारे पास एक टॉय कार थी, टॉय कार को हमने मूव किया, फोर्स लगाया और टॉय कार यहाँ से यहाँ तक गई। ये वाला मोशन कौन सी डायरेक्शन में था? एक्स डायरेक्शन में था। हमने सिंगल डायमेंशनल मोशन पढ़े, या तो हमने वाई एक्सिस पे पढ़ा या हमने एक्स एक्सिस पे पढ़ा। अभी हम एक और इंटरेस्टिंग मोशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ये देखो हमारे पास वही एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस हैं। मैंने एक बॉल थ्रो की, ये रही मैं, और मैंने एक बॉल थ्रो की। बेटा बॉल कैसे जाएगी? क्या बॉल ऐसे जाएगी? मैंने इसको यूं ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ये यूं चलती जाएगी और निकल जाएगी दुनिया से बाहर? नहीं होगा ना ऐसे। बॉल कैसे जाएगी? बॉल को जब मैंने थ्रो किया तो असल में बॉल कैसे मूव करेगी? बॉल यहाँ से जाएगी आगे, आगे से कर्व होके नीचे आके ज़मीन पे गिर जाएगी। ऐसे ही होगा ना। बॉल कभी भी यूं स्ट्रेट मूव नहीं करेगी, बल्कि बॉल एक कर्व लाइन में मूव करेगी। ये जो मेरे पास चीज़ है, जो बॉल, जो भी चीज़ मैंने फेंकी या पत्थर फेंका या बॉल फेंका, इसको मैं कह रही हूँ ये प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि ये मूव कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या चीज़ थी जिसने इसको यूं सीधा नहीं जाने दिया, बल्कि यूं आगे करके नीचे की तरफ लेकर आ गई? इस कर्व पाथ में जिस फोर्स ने इसको मूव कराया वो थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो अंडर द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करती है और एक कर्व पाथ में को फॉलो करती है, कर्व पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आती है, उस बॉडी को हम कहते हैं, ये होता है प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? ये जो पाथ इसने बनाया है, ये कर्व पाथ, इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो भी रास्ता इसने, जिस रास्ते से ये होके गया, ये है ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब बेटा मज़े की बात यह है कि अगर आप इसको देखते हो, किसी भी पॉइंट पे देखते हो, फॉर इंस्टेंस मैंने ये पॉइंट लिया जहाँ पर मेरी जो बॉल थी वो जा रही, इस पॉइंट को मैं लेती हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं लेती हूँ। अब देखो इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एक मेरे पास ये बॉल आगे की तरफ भी जा रही है, यानी एक्स एक्सिस पे भी मूव कर रही है, और दूसरा मेरे पास ये बॉल वाई एक्सिस पे भी मूव कर रही है, ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। किसी भी पॉइंट पे देखो, ऊपर और आगे दोनों तरफ, ऊपर और आगे दोनों तरफ। इस किस्म का मोशन, जो मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल है, ये है टू डायमेंशनल मोशन, जो कि साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी मूव कर रहा है। ऐसे एक्शन को, ऐसे हम लोग मोशन को कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। पहले हमने सिर्फ सिंगल डायमेंशनल मोशन पढ़े थे, या तो वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन होता है जो साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे अकर हो रहा होता है। एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखोगे, फॉर इंस्टेंस मैंने किसी क्लिफ पे मैं खड़ी हो गई अब, और वहाँ से मैंने दो बॉल्स फेंकी। एक बॉल मैंने डायरेक्ट नीचे फेंकी और एक बॉल को मैंने फोर्स लगा के पहले आगे फेंका और फिर उसके बाद नीचे फेंका। ठीक है, दो ट्रेजेक्ट्रीज हो गई, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। बेटा मैं अब जब नीचे खड़े होके, ये मेरा भाई था जो नीचे खड़े होके टाइम नोट कर रहा था कि ये बॉल कितनी किस टाइम पे नीचे आती है, तो इसने देखा कि दोनों बॉल्स साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे, ये वाली बॉल भी और ये वाली बॉल भी, दोनों बॉल्स एक ही टाइम पे नीचे ज़मीन पे हिट हुई। इसका मतलब है कि ये जो वाई एक्सिस पे इनकी मूवमेंट थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं था उस मूवमेंट पे से जो एक्स एक्सिस पे थी। इसकी एक्स एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं थी, इसकी एक्स एक्सिस पे मूवमेंट थी, लेकिन वाई एक्सिस पे दोनों एट द सेम टाइम नीचे पहुंचे। इसका मतलब है ये जो मोशन है, इसका एक्स एक्सिस, जो टू डायमेंशनल मोशन था, उसमें मोशन एक्स एक्सिस पे भी हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हो रहा है। और ये दोनों मोशन एक्स और वाई एक्सिस की जो मोशंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। ठीक हो गया? कुछ पॉइंट्स जो आपने एज्यूम करना है प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हुए, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। सारी जो डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसलिए सिर्फ लेक्चर पे गौर करो ताकि आपको समझ में आए कहने और समझाने का मकसद क्या है। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? वो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होगा।
ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर कोई भी मोशन हो रहा हो, दैट मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन अनटिल एंड अनलेस वो बॉडी जो है वो लाइवलेस है। यानी अगर एरोप्लेन मूव कर रहा है तो एरोप्लेन जो है वो अपने इंजन की फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर नहीं करेंगे। बर्ड मूव कर रहा है, अपनी ताकत की वजह से मूव कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। लेकिन ऐसा मोशन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव हो रहा है, उसको हम लोग इस पे जिससे ओनली फोर्स जो लग रही है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस किस्म के उस हर मोशन को हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो इसने पाथ फॉलो किया बाय द प्रोजेक्टाइल, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। 3 एजम्पशंस हमने करनी है प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करते हुए। पहले हमने ये एज्यूम करना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आप कहीं पर भी चले जाओ, समंदर पे चले जाओ या किसी पहाड़ पे चढ़ जाओ, हर जगह पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू इक्वल है, पहली एजम्पशन। दूसरी हमने करना है दूसरा हमने ये पढ़ते हुए ये एज्यूम करना है कि एयर की फ्रिक्शन निग्लिजिबल है और अर्थ जो रोटेट कर रही है, देखो अर्थ जब रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, आपने पत्थर फेंका इस डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ना। लेकिन अब हम इस मैटर में भी नहीं पढ़ रहे। फिलहाल ये प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हुए हम ये भी कंसिडर नहीं कर रहे मोशन ऑफ द अर्थ, ये सब कुछ हम कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं। अब बेटा जब मैंने कहा कि दोनों मोशन एक दूसरे से इनडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, तो हम अलग अलग थोड़ा सा दोनों मोशंस को समझ लेते हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, गौर से सुनना। मैंने एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया, ठीक है, ये बॉल मैंने थ्रो की, इसको मैंने एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की जिसको मैंने कहा VIX। जब तक ये बॉल एक्स एक्सिस पे मूव करेगी, एक्स डायरेक्शन में इसको कोई और वेलोसिटी नहीं मिलेगी, ये इसी इनिशियल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज एक्सेलरेशन क्यों 0 होती है बेटा, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, 0 रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत गौर से सुनना। वाई एक्सिस पे क्या चेक करोगा बेटा, कभी आपने ऑब्जर्व किया है बॉल आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, बॉल ऊपर जाएगी, फिर एक जगह पे जाके रुक जाएगी। आपने इनिशियल वेलोसिटी से बॉल को थ्रो किया, फॉर एग्जांपल 4 मीटर्स पर सेकेंड, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी और जिस पॉइंट पे बॉल रुक जाती है और फिर वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा ही होता है ना, ऊपर जाके बॉल रुकेगी फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब ये है कि जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो 0 से कुछ वेलोसिटी दोबारा पकड़ेगी, 1 2 3 4, डाउनवर्ड आते हुए इसकी वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है, कम से ज़्यादा की तरफ हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, देयर इज सम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, इसका मतलब है देयर इज एन एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। और वो एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम देंगे -g से। ये एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन होगी वाई एक्सिस पे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम देंगे वाई एक्सिस पे। अब बेटा जल्दी से अपने दिमाग में दोबारा रिवाइज करो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। Vf is equal to Vi plus At, S is equal to Vit plus half At square, second equation of motion, और 2As is equal to Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर। हो गई तीनों इक्वेशन रिवाइज। हमने इन इक्वेशंस को x एंड y एक्सेस के अकॉर्डिंगली बनाना है, सेपरेट करना है। x एक्सेस पे ये इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे और y एक्सेस पे कैसे हो जाएंगी, दैट्स इट। इसको जरा गौर से देखो। जब मैंने बात की एक्स एक्सिस की, मैंने कहा Vf एक्स से डिनोट कर देती हूँ इज इक्वल टू Vix प्लस At। यहाँ पर मज़े की बात देखो बेटा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे 0 है, तो ये पूरा का पूरा At वाला जो हिस्सा है वो निकल गया, माइनस हो गया, क्योंकि 0 से जब भी कुछ मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 हो जाएगा। सो ऑन एक्स एक्सिस फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के लिए ये रही, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स एक्सिस, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। अगेन क्या हुआ, AT के वजह से, A की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म इसमें से निकल गया, क्योंकि A से जब ये सब मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। सो जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S को मैं ले लेती हूँ, एक्स डिस्टेंस along x axis, x is equal to VIT, ठीक है, सिर्फ इतना।
जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर एक्स एक्सिस, वो ये हो जाएगी। यहाँ पर जो डिस्टेंस ये कवर करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जितना भी ये प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, उसको हम कहते हैं इसकी रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। तो ये फॉर्मूला हम ये भी कह सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के लिए कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? थर्ड इक्वेशन हमें बताती है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये पूरा टर्म कैंसिल क्योंकि इसमें a था, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी? वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये थी हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हो जाएगी? वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस ए की जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा? मैंने माइनस जी लगा दिया इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन एक्स वाई एक्सिस। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? y जो डिस्टेंस कवर किया इसने अलॉन्ग y एक्सिस विल बी इक्वल टू वी आई बाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। और y एक्सिस पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या हो जाएगी? 2gs इज इक्वल टू वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का होल स्क्वायर। पर एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगी? माइनस जी मेंशन करोगे तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास इस तरह से मॉडिफाई हो जाएंगी। यहाँ पर भी आप माइनस जी लगा लोगे क्योंकि आपके पास जो ग्रेविटी है वो नेगेटिव में होगी। क्लियर है इतना? ये हम लोगों ने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को मॉडिफाई कर दिया एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बहुत ध्यान से देखना। अब हम थोड़ी सी डेरिवेशंस करते हैं कि जब भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस तो होगा क्या? कहते हैं हम टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। बेटा कंसिडर करो आपके पास ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और उसके बाद नीचे की तरफ आया। ये जो डिस्टेंस है जो इसने कवर किया मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, इस पर टाइम कितना लगा वो हमने कैलकुलेट करना है, वो टाइम जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए लगा। बच्चे देखो दो टाइम्स हैं, एक टाइम जो इसने ऊपर जाने में लगाया, दूसरा टाइम जो इसने नीचे आने में लगाया। पहला टाइम टी एच जो ऊपर जाने में लगाया और दूसरा टाइम जो ग्राउंड तक आने में लगाया दैट इज टी जी। टोटल टाइम जो ये फ्लाइट के लिए लेगा दैट विल बी इक्वल टू टी एच प्लस टी जी। अभी हमें सिर्फ वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगाया। हमने इक्वेशंस देखी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए। अब ये जो हाइट है, हाइट इसने अटेन की किस जगह पे मूव करके? अलॉन्ग वाई एक्सिस पे मूव करके इसने टोटल हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम वाई एक्सिस को कंसिडर करेंगे। वाई एक्सिस के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यही थी ना? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर बेटा देखो वी आई जो है, जो हमारे पास वाई एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू वी आई साइन थीटा। इसी तरह एक्स एक्सिस पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा फॉर्म होता है, वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा फॉर्म होता है। क्लियर है? और एक्सेलरेशन हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पे क्या होती है? माइनस जी। तो ये इक्वेशन मेरे पास किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी? मैं कहूँगी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर हो गया? ए की जगह माइनस जी और वी आई मेरे पास हो गया वी आई साइन थीटा। बेटा ऊपर जब ये पहुंची बॉल तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। 0 हो गई ना? तो मैं यहाँ पर वी एफ वाई की जगह क्या लिख दूंगी? 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। मुझे टी कैलकुलेट करना है सिर्फ, जो उसने हाइट पे पहुंचने के लिए लिया, तो मैं कह सकती हूँ ना जी टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। जी बस, या टी जो इसने मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट कवर करने के लिए जो टाइम लिया दैट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा अपॉन जी। ये है टाइम टेकन टू कवर द मैक्सिमम हाइट। आसान था। सेकेंड चीज हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी टोटल टाइम कितना लगा फ्लाइट में। मैंने आपको क्या बताया? जब ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा तो प्रोजेक्टाइल पहले ऊपर की तरफ जाएगा टी एच, फिर नीचे की तरफ आएगा। जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम ये नीचे आने में लेगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम जो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू टी एच प्लस टी जी, या टोटल टाइम इज इक्वल टू 2t। दोनों इक्वल है, टी एच जो है वो टी जी के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू 2t।
तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2, टी हमारे पास कितना है जो हमने कैलकुलेट किया, वी आई साइन थीटा अपॉन जी, यही है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वी आई साइन थीटा अपॉन जी, यह है टोटल टाइम फॉर फ्लाइट। अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट जो कि इस प्रोजेक्टाइल ने कवर की ड्यूरिंग इट्स मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो इसने मैक्सिमम हाइट कवर की वो हमने कैलकुलेट करना है। हाइट ये कवर करेगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो टोटल डिस्टेंस, जो टोटल इसने हाइट कैलकुलेट की, ये हमने कैलकुलेट करना है। हाइट कहाँ पर कवर कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस कवर कर रहा है। बेटा यहाँ पर आपने देखा दो टाइम्स हमने लिए, एक टाइम जो इसने ऊपर जाने में लगाया है, दूसरा टाइम जो इसने नीचे आने में लगाया। चूंकि हम सिर्फ इस जगह तक पहुंचने की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वो टाइम का आधा हिस्सा कंसिडर करेंगे जो इसने ऊपर जाने में लगाया। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज करें, एस इज इक्वल टू वी आई टी। हमें फाइंड करना है टाइम, टोटल हाइट जो इसने कवर की, हमने ये एस फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके हम इसका टोटल हाइट कैलकुलेट करेंगे जो इसने कवर की। एस की जगह मैंने लगा दिया टोटल हाइट जो इसने कवर की, एस वो क्या हो गया, एच। इनिशियल वेलोसिटी बेटा वी आई साइन थीटा, चूंकि इसने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी कवर की है तो हम लोग किससे शो करेंगे इसको, साइन थीटा से। टी हमारे पास, टी हमने जो कैलकुलेट किया, टी हमारे पास किसके इक्वल है, जो उसने ऊपर जाने में टाइम लगाया, दैट वाज इक्वल टू साइन थीटा वी आई साइन थीटा अपॉन जी। टाइम किसके इक्वल था, वी आई साइन थीटा अपॉन जी के। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू लगा देते हैं। टी की वैल्यू थी हमारे पास वी आई साइन थीटा अपॉन जी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये देखो, हमारे पास हो गया वी आई टी प्लस, प्लस की जगह मैं माइनस लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास जी है, एक्सेलरेशन जी है, तो मैं कर सकती हूँ माइनस हाफ जी और टी का स्क्वायर। बेटा टी मेरे पास यही है, वी आई साइन थीटा अपॉन जी इसका स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी मैंने, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। सो हाइट इज इक्वल टू वी आई, ये वाला पूरा जो टर्म है ये इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। वी आई को वी आई से मल्टीप्लाई किया, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस जी अपॉन टू, जी को इससे मल्टीप्लाई किया, जी अपॉन टू हो गया। हमने जब स्क्वायर ले लिया वी आई स्क्वायर हो गया, इस पूरी टर्म का स्क्वायर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, यही हो गया। इस स्क्वायर से ये जी कैंसिल हो गया और ये टू जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू जी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, हाइट इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, टू जी से मल्टीप्लाई हुआ, टू जी आ गया हमारे पास। बेटा जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास जी है, यहाँ पर टू जी है, इसको भी मैंने टू जी बनाना है। ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी पूरी इक्वेशन को बाई टू, ऊपर से और नीचे से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया बाई टू से, ये नीचे भी टू जी बन गया, ऊपर भी मेरे पास टू बन गया। तो पूरी इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, अब जब ये टू जी हो गया तो मैं नीचे इसको कॉमन ले लूँगी टू जी, ठीक है। ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से जब मैं एक वी आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर निकालूंगी तो मेरे पास जो टोटल हाइट है, हाइट रीच्ड, उसका फॉर्मूला आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टोटल हाइट रीच्ड विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ये टोटल हाइट है जो कि प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा। देन कम्स द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बेचा रेंज क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। पहले हमने बात की थी वाई एक्सिस पे जो इसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया वो थी इसकी हाइट। मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस पे कवर करेगा वो होगी इसकी रेंज। मैंने आपको जब पढ़ाया पीछे एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास जो रेंज थी या जो डिस्टेंस इसने कवर किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा था ये पूरा एरिया निकल जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो हमारे पास एस जो है वो किसके इक्वल रह जाएगा, वी आई टी के इक्वल रह जाएगा। एस यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ बाय रेंज।
रेंज इज इक्वल टू वी आई, वी आई एक्स एक्सिस पे वी आई किसके इक्वल होता है बेटा, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। कौन सा एंगल बनाएगा ये विद एक्स एक्सिस, कॉस थीटा। तो वी आई की जगह मैं क्या लगा दूंगी, वी आई कॉस थीटा इंटू टी। टी क्या है बेटा, अब ये जो टाइम है ना जब ये रेंज कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो टाइम है ये टोटल टाइम होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल टाइम मेरे पास कितना था, 2 vi साइन थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम जो इसने कवर किया। सो रेंज इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, वी आई से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, वी आई का स्क्वायर, फिर ये दोनों जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। बेटा ये जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इक्वल होती है 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इस वैल्यू की जगह मैं क्या लगा सकती हूँ, मैं लगा सकती हूँ साइन 2 थीटा, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि इक्वल होती है 2 साइन 2 थीटा के। सो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है ऑफ अ प्रोजेक्टाइल दैट इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब हम लोगों के लिए जब भी हमारे पास कोई थीटा चेंज होगा तो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, रेंज चेंज हो जाएगी। यानी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जिस एंगल से आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो, उस एंगल को चेंज करने पे आपके पास जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम रेंज हमारे पास आती है 45 डिग्री। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर देखो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारे पास जब साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम 90 को किससे डिवाइड करते हैं, हमारे पास 2 थीटा है ना, तो अगर हम 2 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी थीटा अगर हमारे पास 45 डिग्री का होता है तो 2 इंटू 45 हमें साइन 2 थीटा चाहिए ना, यहाँ पर देखो साइन 2 थीटा। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। इस एंगल पे 45 डिग्री पे हमारे पास जो साइन की वैल्यू होती है 90 डिग्री की इक्वल होती है 1 की, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की होती है जब हमारे पास एंगल बनता है 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो रेंज हमारे पास मैक्सिमम होगी एट 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थीटा अगर 45 डिग्री का बनेगा, 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास साइन 90 आ जाएगा, तब हमारे पास मैक्सिमम रेंज होगी। तो जैसे जैसे आप एंगल थीटा चेंज करते जाओगे, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो चेंज होती रहती है। मैक्सिमम रेंज आपके पास कब होगी, जब साइन 90 के इक्वल होगा। साइन 90 आपके पास कब आएगा, जब आप थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये देखो मुख्तलिफ एंगल्स बनाए में, 15 डिग्री पे इसने कितनी रेंज कवर की, तकरीबन 125, फिर 30 डिग्री पे 200 से थोड़ा सा अब, और 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज यहाँ तक इसने कवर किया। जब एंगल इसको हमने 45 डिग्री का दिया तो इसने मैक्सिमम रेंज कवर की। नेक्स्ट हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स एंड देन द न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर, सो स्टे ट्यून्ड।